हेलो, वेलकम टू माइनिंग पाठशाला। तो जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है उसमें आज हम फिजिक्स का चौथा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे किसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। इससे पहले जो तीसरा लेक्चर था वो ऑलरेडी कॉलेज सर ने कवर कर लिया है, जो कि स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर था। फिजिक्स में जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जैसे जो आपने बेसिक पढ़ा है, जैसे आपका हो गया सिंपली डिस्टेंस हो गया, उसके बाद आपका वर्क हो गया, तो ये सब जो बेसिक जो स्केलर क्वांटिटीज है उसमें उन्होंने ऑलरेडी ये सब चीजें कवर कर रखी हैं। तो आज हमारा मोटिव क्या होने वाला है कि जो ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, कुछ फंडामेंटल वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो कि आप कोर के जब टॉपिक्स पढ़ोगे वहां पे यूज आने वाला है। तो बेसिकली हम वो चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे और जो भी उसका यूनिट्स है और क्या उसका फॉर्मूलेज होते हैं, उसको कैसे समझते हैं, क्या उसकी बेसिक डेफिनेशंस होती है, वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको सबसे पहले बता दें व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट इज वेक्टर एक्चुअली, वेक्टर होता क्या है। जैसे आपने स्केलर में ऑलरेडी पिछले यदि लेक्चर को देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि स्केलर क्या होता है, कि स्केलर कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर के साथ क्या होता है कि इसमें मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, साथ में एक डायरेक्शन भी हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दें तो वेलोसिटी की बात करते हैं। तो जब हम वेलोसिटी बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है, जब ये बोलते हैं तो हमें ये भी स्पेसिफाई करना होता है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगेंस्ट द मोशन, मतलब हमें वहां पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोर्स की बात करते हैं। तो जब आप फोर्स बताते हो कि किसी ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लग रहा है, सपोज एक्स न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो एक्स न्यूटन फोर्स की डायरेक्शन क्या है आप ये बताते हो ना, ये बताना जरूरी होता है, तभी जाके वो फोर्स जो है आप उसको डिफाइन कर पाते हो। तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ साथ आप उसकी डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट हो उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो कुछ फंडामेंटल वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आप फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हो जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ोगे या फिर मशीनरी पढ़ोगे, वहां पे भी यूज है, रॉक मैकेनिक्स में भी यूज होता है। तो इसलिए हम जो भी फंडामेंटल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज के वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी इन डेप्थ में आपको तो काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए तो ज्यादा थिकनेस है इसकी, चलिए ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा भाई चलिए सबसे पहली जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो आई थिंक आपने जब मोशन चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में, जनरली होता है फिजिक्स के उसमें, साइंस की बुक में, तो आप दो टर्म से रूबरू हुए होंगे, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों चीजें डिफरेंट है, पर जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ते हैं, तो हम इसको क्या है, सेम एज्यूम करते हैं। उस समय उतना इसके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर, वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और किस तरीके से डिस्टेंस से अलग होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, फिर हम डिस्प्लेसमेंट समझाते हैं क्या होता है। इसको डिफाइन करने से पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसको थोड़ा सा आप उसकी बारीकी को समझिए क्या होता है। मान लो कोई आपके पास एक पर्सन है जो किसी पॉइंट ए पे खड़ा हुआ है, वो कोई पर्सन है ए पे खड़ा है, ठीक है। ए से सबसे पहले क्या गया, इस डायरेक्शन में, इसको क्या बोलोगे, ईस्ट डायरेक्शन बोल देते हैं। डायरेक्शन आपको पता है, दिस इज ईस्ट, जो स्टैंडर्ड ईस्ट होता है, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो हुआ क्या है कि एक कोई पर्सन पी है, कोई पर्सन है, वो ए पे पहले खड़ा था, ए से वो कहां पे जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में बी पॉइंट पे जाता है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस को हम बोल देते हैं कुछ देर के लिए, स्टैंडर्ड हम डिस्टेंस ले रहे हैं, या कुछ भी ले सकते हो। ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, यानी ए से वो बी पे पहुंचा। फिर बी से वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। इस नॉर्थ डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस चल रहा है, तो हम डिस्टेंस कितना जूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मान लिया हमने 12 मीटर, ठीक है। एक कोई भी हमने रैंडम वैल्यू ले लिया, आप कुछ भी लो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आपको समझाने के लिए हमने लिया है। तो पहले वो ए पे था एक आदमी, वो ए से बी गया 5 मीटर, फिर बी से सी गया कितना, 12 मीटर। तो अब आपके पास दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक अब आपसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द क्या जो भी पर्सन पी है, कि वो जो पर्सन पी है उसने ए से सी तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया है,
तो सबसे पहले वो ए से बी गया 5 मीटर, फिर उसके बाद बी से सी गया 12 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर की है वो कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां से ए से बी के डिस्टेंस दैट इज ए बी, प्लस बी से सी के डिस्टेंस दैट इज बी सी। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 5 प्लस 12 तो यह कितना आपका 17 मीटर। मतलब यदि कोई बच्चा पूछे कि वो पर्सन पी जो है ए से सी तक उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, तो कितनी की उसने? दिस डिस्टेंस ए बी और बी सी, मतलब टोटल 5 प्लस 12 17 मीटर, मतलब उसने टोटल 17 मीटर डिस्टेंस कवर की। कहां से कहां तक? ए से लेके सी तक। चलिए अब एक और जिज्ञासु लड़का है, वो क्या कहता है कि चलो आप हमें ये मत बताओ कि ए से सी तक की डिस्टेंस इस तरीके से कैसे है। वो पूछना चाह रहा है कि ए से सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। मतलब ये दो पॉइंट है ए और सी, दिस इज ए दिस इज सी, तो इन दोनों के बीच में मिनिमम सबसे कम से कम दूरी कितनी हो सकती है, वो जानना चाह रहा है। कि वो पूछ रहा है कि ए से सी तक की बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे होगी कि आप इन दोनों पॉइंट्स को सीधे क्या कर दो? ज्वाइन कर दो ए और सी को, ठीक है। तो वो इसमें इंटरेस्टेड है कि ए और सी के बीच की हमें डिस्टेंस बताई जाए कितनी है। तो यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसको ध्यान से देखिए, तो एसी आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जाओ तो कैसे निकालोगे? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा, अब हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा आपका? अब आपको पता है इस ट्रायंगल में यदि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एसी का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस दिस इज बीसी का स्क्वायर, आप ये लिख सकते हो। तो इसको और सिंप्लीफाई करो आप तो ये क्या लिख सकते हो? ए बी इज व्हाट 5, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस जो बी सी आपका कितना है 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका? 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 169। ये किसकी वैल्यू है? ए सी स्क्वायर की वैल्यू। आपको ए सी चाहिए कितना होगा, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √169। तो कितने का वो होता है? रूट होता है 13 का, ठीक है। तो इसका मतलब एसी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 13 मीटर। तो जो बच्चा जानना चाह रहा था कि वो पर्सन पी जो है वो पर्सन पी की जब बात करें तो ए और सी के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है उसके लिए? वो कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। और ये किसके बराबर है? बेसिकली एसी के बराबर। तो इसी शॉर्टेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। जैसे आप ए से सी की बात करें, जो स्टार्टिंग पॉइंट था जो एंडिंग पॉइंट है उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, थोड़ा सा मॉडिफाई करिएगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट फॉर इंटायर मोशन, मतलब कंप्लीट उसके मोशन के यदि हम ऑब्जर्व करें तो उसमें जो इनिशियल पॉइंट था जो फाइनल पॉइंट था उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कम से कम जो दूरी है, न्यूनतम दूरी है, उसको क्या बोलते हैं? हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आई होप ये एग्जांपल से आप बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट क्या डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उनमें क्या डिफरेंस है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो वो दूर कर लेना। तो इस एग्जांपल को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कैंसिल करके उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हम जस्ट समझाने के लिए था, डायरेक्ट बताने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है वो बताना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है आपका। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टेस्ट, या मिनिमम भी बोल दो, चलो ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जो भी मोशन का या जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो जिस भी टाइम पीरियड के लिए, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या हम? डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस से कैसे अलग हुआ, एक हमने अभी प्रीवियस जस्ट अभी एग्जांपल के थ्रू समझाया। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेम एज क्या जैसे डिस्टेंस की होती है, इसका जो एसआई यूनिट होता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है वो क्या है? उसको बोल सकते हो एसआई यूनिट बोल दो, तो वो होता है कितना? मीटर,
ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, स्मॉल एम से। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। यदि आपने यूनिट कन्वर्जन वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें कौन कौन सी एसआई यूनिट्स हैं, मतलब कौन कौन सा बेसिक 7 जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी एसआई यूनिट्स क्या क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और उसका जो एसआई यूनिट होता है जो वो क्या होता है, मीटर में होता है। तो होता क्या है कि अब इसमें कुछ क्वेश्चंस गेट में आए हुए हैं, इसमें कैसे आते हैं उसमें कि दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे देता है। क्या करता क्या है कि एक पॉइंट मान लो आपके पास क्या है वेक्टर, यदि आपने पढ़ रखा है पहले, तो करता क्या है, वो बोलता है कि किसी पॉइंट ए का उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, कोई पॉइंट ए है ओरिजिन से, यदि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें तो किसी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दे देता है, और किसी पॉइंट बी, कोई एक रैंडम पॉइंट और है बी, उसका पोजीशन वेक्टर दे दिया माइनस का 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो बोलता है कि एक इनिशियल पॉइंट था ए जिसका पोजीशन वेक्टर है, मतलब उसकी पोजीशन को ऐसे डिफाइन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, 3 डायमेंशन में। और एक दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछता है, जनरली गेट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो क्या पूछता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस, बोल सकते हो मोशन, या फिर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम के लिए क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे कि जो भी पोजीशन वेक्टर बी का है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वो क्यों होता है बेसिकली, क्योंकि यदि आपने वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं वो पढ़ा वहां पे, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ और जो पैरेललोग्राम लॉ होता है, वहां से इसको क्लियर हो जाएगा। तो इन दो वेक्टर्स के बीच पोजीशन वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से हमने इसको यहाँ पे समझा दिया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और एसआई यूनिट क्या होती है, और बाकी किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, जो कि बेसिक ही है पर उसका भी यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हम पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी। तो ये भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज टर्म होता है, आप बचपन से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जब से आप मोशन चैप्टर पढ़ते हो ना वहां से ये चीजें पढ़ते आ रहे हो आप। ओके, वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो अभी हमने डिस्प्लेसमेंट बताया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे इसी का जो एनालॉगस टर्म होता है, मतलब स्पीड होता है, लेकिन स्पीड क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी। उसके लिए हमें डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो स्पीड को कैसे डिफाइन करते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोलते हो। तो वेलोसिटी किसका रिजल्ट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि किस रेट से आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। कैसे, तो यहाँ पे यदि इसको लिखे हैं, इसको डिफाइन करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is known as velocity। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, जनरल तरीका है। ठीक है, अब इसमें भी दो, एक होता है एवरेज वेलोसिटी होता है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो उतना इन डेप्थ जाने से हम बचेंगे। तो आपको हम क्या है इसका बेसिक बता रहे हैं, क्या डिफरेंस है। स्पीड एक टर्म होता है, एक होता है वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है कि किस रेट से आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज आपका क्या स्पीड। और वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो इसको यदि हम, एक टर्म होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक होता है वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब कि आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, कर रहे हो क्या, ऑब्जर्व कर रहे हो वेलोसिटी को। मतलब आप ऐसे समझो कि t इक्वल टू मान लो 0, यानी जब से मोशन स्टार्ट हुआ, जब से ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आया, इनिशियली रेस्ट पे था। ठीक है, मान लो एज्यूम कर रहे हैं, से लेके t इक्वल टू किसी टाइम t तक, तो हम यहाँ पे जो टाइम t है उसको क्या बोलते हैं, 3 सेकंड, कुछ देर के लिए। ठीक है, तो जब आप एक सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जर्व करते हो, किसको, वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हो, उसको बोलते हैं, यानी इस टाइम पीरियड में जब आप डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को ऑब्जर्व करोगे उसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में यदि आप
इसलिए हम एक जनरल टाइम लेके रखे हैं। अब ऐसा मत कोई बोलना कि 3 सेकंड को बोलते हैं, ये हमने एक एग्जांपल के लिए बोल दिया है। तो उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस टाइम इंटरवल में 0 से लेके 3 सेकंड में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ओवर जो भी यहाँ पे क्या हुआ, जो टाइम कंज्यूम हुआ, ठीक है, तो अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम इंटरवल के लिए जो आप डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो उसको बोल देंगे सिंपली हम एवरेज वेलोसिटी। और एक टर्म होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब कि मान लो कोई कहे एक बच्चा कि हमें जानना है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितनी है वेलोसिटी, तो उस केस में तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि आप उसी इंस्टेंट पे जानना चाहते हो t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना है। तो वहां पे हम कैलकुलस की हेल्प लेते हैं। कैलकुलस मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस हमने पहले बता रखा है, डिफरेंशिएशन का हम हेल्प लेते हैं। तो उसका हम यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लिख देते हैं क्या होता है। तो एक टर्म होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि क्या है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो आपको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए हम उसका बेसिक बता देते हैं क्या है। अगला टर्म है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको यदि हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं v इक्वल टू, ये होता है आपका जिस तरीके से यहाँ पे हम क्या है कि 0 से हम क्या है 3 सेकंड या 0 से t सेकंड के लिए हम ऑब्जर्व करें किसी सर्टेन टाइम इंटरवल में, ठीक है। यहाँ पे हम उस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऑब्जर्व करते हैं, मतलब t इक्वल टू 2, t इक्वल 2.1, t इक्वल 2.3 सेकंड, t इक्वल 3 सेकंड, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक सर्टेन इंस्टेंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंटरवल है 0 से लेकर 3 सेकंड, ये 3 की जगह 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला था v इक्वल टू ds रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम t। मतलब आपका जो s है, s यहाँ पे क्या है, स्मॉल s इज डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल s इज, तो ds का मतलब क्या हो, वेरी स्मॉल चेंज। ds क्या रिप्रेजेंट करता है, काफी स्मॉल चेंज। तो आपको पता भी होना चाहिए कि जब हम किसी बहुत छोटे टाइम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक इंस्टेंट को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, एक इंस्टेंट को, तो उस केस में क्या होगा, जो चेंज आएगा डिस्प्लेसमेंट में वो भी काफी स्मॉल होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का हेल्प लेते हैं। और इसके पीछे का बैकग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप जानिए कि वेलोसिटी, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, ds by dt। मतलब आप डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, s के फंक्शन को, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट तो जस्ट लाइक सिमिलर होगा जो स्पीड की जो यूनिट आपने पढ़ी है, तो यूनिट इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। स्मॉल m इज द मीटर और स्मॉल s इज द सेकंड। तो इसकी जो ऐसा यूनिट हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्या होता है वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज द फार्मूला, क्या फार्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। बाकी और भी कई सारी चीजें हैं इसमें बताई जा सकती हैं, पर जितना इंपॉर्टेंट है उतना हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्या टर्म आपके पास, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि वेक्टर है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, जानते भी होंगे क्या है एक्सेलरेशन होता क्या है, पर फिर भी कवर करना जरूरी है। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, 9th 10th में। तो जस्ट लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है कि आपने बहुत सुना होगा जब आप मोटर बाइक चला रहे हो या फिर 4 व्हीलर की बात करें, ठीक है, तो उसमें आपने सुना एक्सेलरेटर। तो काम क्या करता है, एक्सेलरेटर कर क्या रहा होता है, वो जो है ऑब्जेक्ट को या आपके व्हीकल को क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। एक्सेलरेशन मतलब सडन वेलोसिटी में चेंज होता है। सडन वेलोसिटी में चेंज मतलब कि आपकी स्पीड अभी मान लो किसी अभी 0 टाइम पे क्या है 1 मीटर पर सेकंड, अचानक से आप स्पीड को बढ़ा देते हो, जैसे आप एक्सेलरेट करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है कि किस रेट से आप वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। कि अचानक से आपने सर्टेन टाइम टी में क्या किया, बॉडी की जो वेलोसिटी थी उसको चेंज कर दिया, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ
क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी। किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसको बोलते हैं हम क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज, ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। और जो एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि है क्या ये कि वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है, मतलब वेलोसिटी का ऑलरेडी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम भी क्या, जैसे आप इसकी यूनिट कैसे हमने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखी है, आप यहाँ समझ सकते हो, सिंपल देखो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, यदि स्मॉल ए से हम एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करें तो इसको यदि हमने वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी और अपॉन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, एवरेज, जब हम किसी टाइम इंटरवल पे बात कर रहे होंगे, ठीक है, पर यूनिट तो सेम रहने वाला है ना। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो ये सेकंड नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली डायमेंशन की जब हम एनालिसिस करते हैं वहां पे यूज होता है ये। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं क्या है ये, ठीक है। यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई होंगी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है जो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। कैसे आता है वो हमने बता दिया, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो जब वहां से फाइंड आउट करोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी दो टर्म होते हैं, जस्ट लाइक वेलोसिटी, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, यानी किसी सर्टेन आप टाइम इंटरवल के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो, उस टाइम इंटरवल में किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। और एक टर्म होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब आप किसी टाइम टी पे यदि ऑब्जर्व करना चाहते हो कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है तो उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज का वही फंडा है सेम, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला बता देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या होता है, क्योंकि इसका यूज जनरली ज्यादा आता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि जब आप जस्ट लाइक वेलोसिटी में आपने ds बाई dt लिखा था, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज होता है, देखो कैसे, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये आपको हेल्प कहाँ करेगा पता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हेल्प करने वाला है ये सब टर्म्स आप वहां भी पढ़ोगे। तो यदि आपने इस लेक्चर को अच्छे से ग्रास्प कर लिया, समझ में आ गया आपको, तो वहां पे आसानी होगी। क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो ये होता है, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अभी हमने क्या लिखा, वेलोसिटी, इसका मतलब dv अपॉन dt। तो मतलब कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी जो आपका फंक्शन है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या करना, डिफरेंशिएट करना वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। अब आपको क्या पता है, ये तो एक फॉर्मूला हो गया, इसको हमने बोला इक्वेशन 1। अब क्या पता है, ये भी पता है, क्या पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट, अभी आप वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पे वेक्टर के साइन को हटा दीजिए, आप हो जाओगे कंफ्यूज कि वेक्टर को कैसे डिफरेंशिएट करें, इसलिए इसको हटा देते हैं, सिंपल सिंपल करते हैं एकदम, कंफ्यूजन ना हो जिससे। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv अपॉन dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो यदि हम किसी इंस्टेंट पे निकालना चाहें जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो dv अपॉन dt सिंपली डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू t। और वेलोसिटी क्या होता है आपका, ds अपॉन dt। तो इस हम रिलेशन का यूज करेंगे, इसको हम v को यहाँ पे क्या है रिप्लेस करेंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे डालो तो d अपॉन dt आप साइड रखो, v को हम रिप्लेस कर दें किससे, ds अपॉन dt से, ds अपॉन, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज आने वाला है इस वजह से हम बता रहे हैं। अदरवाइज इतना कोई हमें यहाँ पे ये सब फॉर्मूले का आपको डायरेक्ट बता देते तो भी हो सकता था, लेकिन जान लो क्या होता है, भूल जाओगे फिर। तो ये क्या हो गया, बेसिकली डबल डेरिवेटिव हो गया। अभी हमने कैलकुलस में पढ़ा रखा है, जो बेसिक्स ऑफ कैलकुलस की एक क्लास ले रखी है, उसमें बता रखा है कि इसका क्या मतलब है, डी बाई डी टी का क्या मतलब है, और ये डबल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको आप खोलोगे तो हो जाएगा d2s अपॉन dt2। यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या, तो मतलब एक्सेलरेशन का मतलब हो गया आपका, सिंपली इसको आप खोलोगे तो d2s अपॉन dt2, मतलब कि ये दोनों फॉर्मूले क्या है, सेम है। या आप एक बार डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वहां से भी आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा,
यदि आप डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को भी यदि दो बार डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, वहां से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो बोथ द फॉर्मूलेज आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर में क्या करता है कि डिस्प्लेसमेंट दे देता है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टी दे देता है कि मान लो कि डिस्प्लेसमेंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस फॉर्मूले का आप यूज कैसे करोगे, क्योंकि बच्चे क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये सब आपने क्या लिखा दिया सर, इसको यूज कैसे करते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं, उसको यहां से हटा देते हैं। देखिए एग्जांपल कैसे है, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना होता है, देखिए ध्यान से। मान लो क्वेश्चन में आपको लिखा है कि आपके पास वेलोसिटी फंक्शन दिया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी क्या दे रखा है, 2t³ प्लस 3t, ये आपके पास दे रखा है। उसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि उसका वेलोसिटी जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, किस तरीके से, 2t³ प्लस 3t, और उसका जो यूनिट है क्या है, मीटर पर सेकंड, उससे मतलब नहीं है। उसने बोल रहा है कि आप ये बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 0 सेकेंड पे उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है। और हमें क्या दे रखा है कि उसका जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, उसका फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में क्या दे रखा है, ये 2t³ प्लस 3t। तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि हमें सीधा वेलोसिटी फंक्शन दे रखा है, तो डिफरेंशिएट कीजिए, तो जो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dv/dt। और इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमने इसका बेसिक फॉर्मूला भी बता रखा था क्या होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t², ठीक है, क्योंकि x की पावर n का क्या होता है, nx की पावर n - 1 होता है, ये पता होना चाहिए। तो थ्राइस ऑफ t² प्लस इसको डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा, 3। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 2 3 6t² प्लस 3। लेकिन पूछा कहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे, तो इसमें t इक्वल टू 0 डाल दोगे, तो एट t इक्वल टू 0, तो जो आपका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, t यहाँ 0 डालो तो 6 इंटू 0² दैट इज 0 प्लस 3, तो ये पूरा टर्म आपका 0 के बराबर हो गया। तो टोटल आपका जो नेट एक्सेलरेशन उस बॉडी का क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या करेगा क्वेश्चन मार्क घुमाने के लिए, क्या करेगा, ये तो सीधा सीधा दे दिया और कहेगा कि आपके पास s जो है वो कुछ इस तरीके का है, तो अब आप तब एक्सेलरेशन निकालो। तो उसमें क्या करोगे कि इसको एक बार ना डिफरेंशिएट करने की बजाय 2 बार करोगे उस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन, वहां से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आई होप एक्सेलरेशन का फंडा क्लियर हो गया होगा, और जो भी उसका बेसिक्स है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले जो भी आपका इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है उसको देखते हैं क्या है। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, फोर्स। चलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, न केवल यहाँ पे मैकेनिक्स से लेके, रॉक मैकेनिक्स से लेके कई जगहों पे यूज होने वाला है ये, ठीक है। और ये आपको फोर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज फोर्स, कैसे डिफाइन करते हैं, और न्यूटन्स लॉ को कैसे यूज करते हैं, फोर्स की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सब पता होना चाहिए। पर यहाँ पे हम फिर से कवर कर रहे हैं बेसिक चीजें क्या होता है। तो फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें आप मैग्नीट्यूड भी बताते हो और इसकी डायरेक्शन को भी हमें डिफाइन करना पड़ता है। जब हम बोलते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो जब हम बोलते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 10 न्यूटन बस से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तभी आप इस फोर्स को पूरी तरीके से क्या कर पाओगे, रिप्रेजेंट कर पाओगे, पहचान पाओगे कि फोर्स कैसे लग रहा है और कितना मैग्नीट्यूड का लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है कि जैसे भी हमने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, वेलोसिटी डिफाइन किया, वेलोसिटी क्या डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है आपका, कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है, उसको बोलते हैं हम क्या, एक्सेलरेशन बोलते हैं। सिमिलरली फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, यदि आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ रखा हो, याद हो, तो वो क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ, कि फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि बॉडी में जो मोमेंटम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा मोमेंटम क्या होता है। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपको ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। क्या है मोमेंटम, मोमेंटम आपने कई बार ये आम जो बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि ये इतने मोमेंटम के साथ इसके अंदर इतना मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब एक होता है ना कि एक इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक किसी बॉडी की एक जैसे आप बोलते हो कि इतना हाई मोमेंटम से मूव कर रहा है, इसका जो क्या बोलते हैं, कह सकते हो कि
इसके मूव करने का मोमेंटम वो है ज्यादा है, या फिर जैसे मोमेंटम टर्म आता है आप क्या आपको लगता है इंटेंसिटी से पावर से रिप्रेजेंट करने लग जाता है, मतलब आपको उस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। तो बेसिकली मोमेंटम का मतलब कुछ नहीं है, कितना बॉडी के अंदर मोशन कंटेन है उसको बोलते हैं मोमेंटम। द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितना मोशन है, अवेलेबल है, कंटेन्ड है, उसको बोलते हैं हम क्या, मोमेंटम बोलते हैं। और यदि इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो क्या होता है मोमेंटम, मैथमेटिकली डिफाइन किया था मोमेंटम, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी। इसका फॉर्मूला था P इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, वो v स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। इसके प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। और न्यूटन ने क्या बोला कि जिस रेट से आपका मोमेंटम चेंज होगा वही क्या हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, फोर्स, जो भी फोर्स अप्लाइड है। मतलब फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को बोला उन्होंने, क्या, फोर्स बोला। तो आई होप ये समझ में आएगा मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम कुछ नहीं है, सिंपली किसी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, कितना मोशन कंटेन्ड है, उसको बोलते हैं क्या, मोमेंटम। तो इस पे आप ज्यादा इसके डेफिनेशन पे मत जाइए, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए क्या होता है, और बाकी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हम उस फॉर्मूले की हेल्प से अब वो फाइंड आउट करेंगे क्या, जो आपने F इक्वल टू ma पढ़ रखा है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हर जगह यूज तो करते हो, कैसे आता है यहाँ देखते हैं। तो आपका फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसकी जो यूनिट होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, चूंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम मतलब क्या है, यदि आप फोर्स को कैसे लिखोगे, यदि हम इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करें तो चेंज मतलब कि ये p है, तो हम किसी सर्टेन टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो मान लो डेल्टा p मतलब चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम t, ठीक है। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट, किसी यानी हम 0 टाइम से स्टार्ट करें तो किसी टाइम t पे इस टाइम इंटरवल के लिए देखें तो जो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको और क्या बोल सकते हो आप, p2 दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस p1 दैट इज इनिशियल मोमेंटम। तो p2 p1 ना लेके pf और pi कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा मामला, यानी दैट इज फाइनल मोमेंटम pf माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन t। इसको अब इस फॉर्मूले का यूज करो, इसका इस p इक्वल टू m इंटू v, तो मास तो चेंज नहीं होने वाला, जो बॉडी है उसका मास तो कांस्टेंट बना रहेगा ना, कंजर्व रहेगा। तो मास इनटू फाइनल स्पीड दैट इज vf माइनस m इंटू v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम t। इसको और क्या लिख सकते हो, m बाहर निकाल के v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t। ये कुछ आपको दिख रहा है क्या, vf माइनस vi, ये क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको क्या लिख सकते हो आप, m इंटू चेंज है, जिस तरीके से डेल्टा p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा v अपॉन t। और अभी हमने आपको पहले जो जस्ट प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या लिख सकते हो, इस पूरे क्वांटिटी को ये, यानी ये क्या हो जाएगा आपका m है। तो हमने कहां स्टार्ट किया था, f, क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और हम कहां पहुंच गए, m इंटू ए, जो कि आप यूज करते हो। किसी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है किसके बराबर होगा उसके मास के बराबर इनटू उसका जो नेट एक्सेलरेशन है। मतलब किसी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। वो किसके बराबर होना चाहिए, यदि न्यूटन का सेकंड लॉ फॉलो हो रहा है, मतलब कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए इनर्शियल होना चाहिए, उस पर नहीं जाना है आपको, उतना हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे। पर आप क्या यूज करते हो, F इक्वल टू ma। क्यों यूज करते हो, कहां से आता है, वह आई होप समझ में आ गया होगा। तो यही हमें बताना था कि ये कैसे आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि इसका यूनिट क्या होता होगा। तो यूनिट कैसे निकालोगे, मास का यूनिट क्या होता है, केजी इंटू एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी किसकी, आपके फोर्स की जो यूनिट होगी क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यूनिट इज नथिंग बट यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं s की पावर -2, वही बात हुई ना, पर सेकंड स्क्वायर बोलो या s की पावर -2 बोलो। तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो हमने बता दिया फोर्स क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और F इक्वल टू ma क्यों लिखते हो आप, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ
क्या बोलता है कि जो आपका फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। किसी बॉडी में कितना मोशन भरा हुआ है, कंटेन्ड है, उसको बोलते हैं बेसिकली मोमेंटम। तो उसी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है? फोर्स होता है, नेट फोर्स। तो उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश करी तो F इक्वल टू एम आ गया, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, बेसिक है, वो समझ में आ गया होगा। बाकी फोर्स एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हो, पूरे फिजिक्स में इसका रोल काफी बड़ा है। मतलब बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा यदि आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है तो। लेकिन ठीक है, यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है उतना हमने कवर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगली क्वांटिटी देखते हैं क्या है। तो फोर्स हो गया, अब चलते हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉर्क। ये भी मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, पर यहाँ पे उसका हम जो इंट्रोडक्शन है वो देना जरूरी है। होता क्या है? अच्छा रुकिएगा। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क सुना आपने बहुत होगा, होता क्या है ये भी समझते हैं। क्या होता है टॉर्क? देखिए टॉर्क भी क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। आप ये नहीं बोल सकते कि इस बॉडी पे लगने वाला टॉर्क जो है इस एक्स जो भी उसके ऐसा यूनिट है इतने यूनिट का है। हमें ये भी इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, या जैसे भी हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं उसका डायरेक्शन क्या है, किस क्लॉक वाइज लग रहा है, एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है, ठीक है, वो सब हम यहाँ समझेंगे। तो टॉर्क क्या होता है? किसी बॉडी में जो जैसे फोर्स क्या कर रहा था, बॉडी की स्टेट को चेंज कर रहा था। यदि बॉडी जो है कंटिन्यूअस मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस पर। उसकी स्टेट ऑफ जो भी स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन, कि वो कंटिन्यूअस मोशन में है या रेस्ट में। यदि कोई बॉडी रुकी हुई है, जब तक उसमें आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे उसका मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मतलब वो बॉडी रुकी रहेगी कंटिन्यूअसली। सिमिलरली यदि कंटिन्यूअस मोशन में है विदाउट एन एक्सेलरेशन, वो मूव करता जा रहा बॉडी, तो उसको रोकने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। सिमिलरली टॉर्क क्या बोलता है कि किसी बॉडी में रोटेशन की टेंडेंसी लाने के लिए, मतलब किसी बॉडी को जो रोटेट करना, घुमाना है, तो अपने आप तो घूमेगा नहीं, कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स चाहिए होगा या कोई एक्सटर्नल मीडियम चाहिए होगा जो बॉडी को क्या कर दे, रोटेट करा सके। तो वही क्या होता है, जो भी एक बोल सकते हो दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी बॉडी में रोटेशनल टेंडेंसी क्या है, क्रिएट कर देता है। उसकी वजह से क्या है, बॉडी रोटेशनल बोल सकते हो कि रोटेशनल मोशन में आ जाती है, ठीक है। जैसे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी का जो मोशन होता है ट्रांसलेशन होता है, रोटेट नहीं करता फोर्स की वजह से। लेकिन टॉर्क लगने से क्या होता है, बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इट कैन बी डिफाइंड एज द मतलब ऐसा एजेंट है ये टॉर्क, एक्सटर्नल एजेंट, जो किसी बॉडी में क्या है, रोटेशनल टेंडेंसी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, टाउ से। टॉर्क को यहीं पे हम बना देते हैं सिंबल, दिस इज द टाउ, ग्रीक सिंबल है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल, आपने काफी देखा होगा। और ये अब मैकेनिक्स में तो पढ़ोगे ही, रॉक मैकेनिक्स में भी कहीं कहीं हो जाता है, ठीक है। तो टॉर्क इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इक्वल टू, ये देखो क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आपने अभी यदि वेक्टर की क्लास की हो प्रीवियस क्लास, तो दो हमने आपको वेक्टर में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई होंगी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अभी बताते हैं आर क्या होता है, एफ क्या होता है, ठीक है। ये होता है, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये बेसिकली हो जाता है आर इन दोनों का मॉडुलस, और ये क्या होता है, साइन थीटा। और चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस मींस कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डायरेक्शन भी होगी, ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम डायरेक्शन दे दे रहे हैं, यूनिट वेक्टर एन कैप, यानी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इतना आपको सब कुछ नहीं जानना है, क्योंकि क्या है, ये काफी हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे, पर इसका सीधा यूज आ सकता है। वो करेगा क्या, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि आपको दे दिया पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया, उस पर लगने वाला फोर्स वेक्टर दे दिया, अब बोलेगा कि ये टॉर्क निकालो, ये जो है टॉर्क वेक्टर बताओ कितना है। तो उसके लिए तो आपको इसी का यूज करना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ का, उसके लिए कोई चारा नहीं है, वहां पे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, वो क्वेश्चन देख के भी आप बनाओगे, कैसे देखते हैं। तो इसको और क्या लिख सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं आर मतलब उसकी जो डिस्टेंस है, हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उस पर टॉर्क निकालना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से बॉडी जो है कितना, उसकी रोटेशनल टेंडेंसी क्या है, कितना टॉर्क लग रहा है, तो उस पॉइंट से लगने वाला
डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर फोर्स, एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मतलब ऐसा बोल सकते हो कि हम जिस भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उस पे, उस पॉइंट पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स ये हो गया, या इसको क्या बोल सकते हो, आर, और क्या बोल सकते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। जो भी फोर्स लग रहा है उसकी जो हम कौन सी डायरेक्शन मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन। कैसे, देखो कैसे, इसको इस फॉर्मूले को थोड़ा हमने समझाने के लिए क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, ये कोई क्या है, एक्सिस है, ये कोई आपका कोई क्या है, यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे इसको हमने हिंज कर रखा है, ठीक है, फिक्स कर रखा है। और फिक्स मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पे वो रोटेट नहीं कर सकता इसके अराउंड, ये केवल क्या है यहाँ पे, मतलब रोटेट कर सकता है, केवल मूव नहीं कर सकता है, मतलब आगे पीछे इसको नहीं कर सकते, घुमा सकते हो इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं हिंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, क्या फोर्स एफ, कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इस पॉइंट को हमने बोला ए, ये डिस्टेंस है कितने, 10 मीटर। अब देखो, अब आपका कॉमन सेंस यदि आप यूज करो तो आप ये समझ पा रहे होगे कि इस पॉइंट के अराउंड बॉडी जो है आगे पीछे तो नहीं जा सकती, लेकिन जब आप इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्स 10 न्यूटन का लगाओगे तो बॉडी रोटेट करना चाहेगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। दो डायरेक्शन पॉसिबल है ना, एक क्लॉकवाइज हो सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा जैसे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे। तो अब हमें ये बताना है कि उस बॉडी पे, इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, मतलब कितना टॉर्क लगा कि बॉडी ने रोटेशन स्टार्ट कर दिया, किस पॉइंट के अराउंड, ए पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अराउंड। तो अब तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये आर नहीं दे रखा है, मतलब ये आर वेक्टर के टर्म में नहीं दे रखा है, फोर्स वेक्टर के टर्म में नहीं दे रखा है, उसने सिंपल क्या दे रखा है कि इस, ये जो आपके पास बीम है या कोई भी क्या सिस्टम है यहाँ पे, वो 10 मीटर की यहाँ पे डिस्टेंस है, उस पर लगने वाला फोर्स क्या है, 10 न्यूटन का है। तो अब बोल रखा है टॉर्क निकालो किस पॉइंट का अबाउट, ए पॉइंट का अबाउट। तो यहाँ पे क्या करोगे, अभी हमने बोला कि या तो आप दोनों चीज यूज कर सकते हो, आर इंटू ए परपेंडिकुलर, यानी जब आप डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लो तो परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब यदि ए पॉइंट के अराउंड हमें टॉर्क निकालना है, टॉर्क अबाउट ए, दैट इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे आप, देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल है कैसे। अब इन्होंने बोला आर, तो आर यदि कोई डिस्टेंस आप ले लो, तो ऐसे इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, तो हमें जो डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या लेनी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कोई ऐसा फोर्स लग रहा है इसके एक्सिस के अराउंड, तो उस फोर्स को भी ले लो। यदि उस फोर्स को, यदि आप, क्योंकि ये क्या है, इसकी वजह से कोई टॉर्क इस पे नहीं आ रहा, ये बॉडी इसकी वजह से रोटेट नहीं करेगी इस फोर्स की वजह से, लेकिन जो परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट है ना, वो उसकी वजह से क्या है, बॉडी रोटेट करेगी, क्या जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप क्या करो, आर डिस्टेंस 10 है इनटू जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स है कितना, 10 न्यूटन, तो दैट इज, दिस इज 100 न्यूटन मीटर। दिस इज योर टॉर्क जनरेटेड अबाउट पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क क्रिएट हुआ, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि आप फोर्स को पहले देख लो, फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है डिस्टेंस का वो देख लो, तो फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी की, 10 मीटर की है। तो दोनों तरीके से समझो, तो आर दैट इज डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो फोर्स का है, या फिर क्या बोलो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का इनटू एफ, दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप क्या है, टॉर्क क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट का अबाउट। अभी हमने बोला ए पॉइंट का अबाउट, कोई बोले इस पॉइंट का अबाउट निकालना चाहो, तो इस पॉइंट का अबाउट कैसे, देखो ध्यान से, इस पॉइंट में फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यहाँ इस पॉइंट का अबाउट कोई रोटेशन नहीं होगा, इस पॉइंट को यदि हम ऑब्जर्व करें, तो इसके अलावा यदि और कोई पॉइंट लोगे तो वहां से हम टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। उसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, आप क्या लिख रहे हो, डिस्टेंस को फोर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका यूनिट होता है टॉर्क का, जो यूनिट होता है जो आप यूज करते हो, यूनिट इज न्यूटन मीटर, ठीक है। मतलब आप जो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स देखोगे वो क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, वही क्या होता है आपका टॉर्क। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, जैसे आपने फोर्स पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिमिलरली चूंकि बॉडी टॉर्क की वजह से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे हम टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं कि दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी किसी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में किस रेट से चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं टॉर्क। पर हमें उतना इन डेप्थ नहीं जानना है, उसके बिना भी आप क्वेश्चन बना लोगे केवल इस फॉर्मूले से, आर क्रॉस एफ से, या आर एफ परपेंडिकुलर, या आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। एक एग्जांपल की तरह हमने समझा दिया, ठीक है। उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और इसका यूज आता है, इससे सीधे क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं। सो इसको हम बोलेंगे कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज ली हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, और फोर्स हो, टॉर्क हो, सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में। और काफी सिंपल क्वेश्चन आए, पर बच्चों से नहीं होते क्योंकि उनके बेसिक्स क्या है, कहीं ना कहीं थोड़े से कमजोर होते हैं। चलिए, तो वही हमारा प्रयास है कि ये चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी रेगुलर कोर्स में जो संकल्प बैच का होगा उसमें तो हम इन डेप्थ पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, कि कई सारे क्वेश्चंस पे ढेर सारे लगाएंगे, पर हमारा यहाँ मेन मोटिव आपके बेसिक्स को क्या करना, बूस्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट आई थिंक एक और क्वांटिटी है, उसको भी देख लेते हैं क्या होता है, प्रेशर। तो वैसे ये वेक्टर नहीं है, इसके लिए अलग से इसको क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं, तो ठीक है, बताना जरूरी था, सो हमने यहाँ पे ले लिया इसको भी। व्हाट इज प्रेशर? तो ये तो पूरा रॉक मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो, है ना। लोड, कितना लोड लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, किस लोड पे जो बॉडी फेल कर रहा है, किस प्रेशर पे, ठीक है। तो ये तो बहुत इन सिटू प्रेशर क्या होता है, फिर इसके बाद जब डिस्टर्ब कंडीशन में प्रेशर क्या होता है, तो ये तो आप अल्टरनेटिवली पूरे रॉक मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हो, ग्राउंड कंट्रोल, रॉक मैकेनिक्स, इवन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यानी एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट लो जिसका जो सरफेस एरिया क्या लग रहा है, मतलब क्या बोल सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर का हो, ठीक है। और उस पे जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है जो फोर्स का, उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, प्रेशर। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज नथिंग बट, इसको यदि हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो पी जो होता है क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया पे लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर डिफाइन करते हैं, ठीक है। यानी आपके पास यदि कोई 1 यूनिट एरिया का क्या है, मान लो ये 1 मीटर स्क्वायर का क्या है, सरफेस है, इस पे लगने वाले नॉर्मल, इस पे लग रहा है, ठीक है, लगने वाला जो फोर्स है, जिसकी वजह से उस बॉडी पे क्या है, प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। तो वही जो लगने वाला फोर्स, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि हमने एरिया ऑलरेडी क्या ले रखा है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स। अब आप देखो ध्यान से, यदि फोर्स इतना ही लगाओ, एरिया को और कम कर दो, एरिया और कम कर दो, ये इसको कांस्टेंट रखो और इसको घटा दोगे, तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उस पर। इसलिए आप ध्यान से देखोगे कि जो नुकीली चीजें होती हैं, वो प्रेशर क्या है, ज्यादा क्रिएट कर देते हैं, मतलब उस पे उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर, क्योंकि क्या है वहां पे ए जो है, आप वहां पे ए चेंज कर दे रहे हो, ए को और रिड्यूस कर दे रहे हो, तो जो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, जो इम्पैक्ट करेगा वो ज्यादा से ज्यादा करेगा, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होगा, ठीक है। तो व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, पास्कल होता है। ऐसा यूनिट इज नथिंग बट पास्कल, PASCL, पास्कल होता है, इसको हटा देता है, दिस इज पास्कल, और इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, PA। हमने ये तो रॉक मैकेनिक्स जो नए बच्चे हैं उनका तो नहीं पता, उन्हें तो पता ही हो शायद, यदि उन्होंने सेमेस्टर्स में पढ़ा हो, कि रॉक मैकेनिक्स में आपने गीगा पास्कल, मेगा पास्कल, ऐसे स्ट्रेस की यूनिट्स आपने फ्रिक्वेंटली देखी होंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐसा यूनिट, इसको और क्या बोल सकते हैं, यदि फोर्स यूनिट आपको पता है, न्यूटन। अच्छा, एक चीज हमने आपको बताया नहीं, फोर्स को हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो बताया, लेकिन फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। उसी न्यूटन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, न्यूटन के ऑनर में जो फेमस क्या बोल सकते हो, फिजिसिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन तो थे ही, तो मतलब ऑलराउंडर टाइप के, तो उनका जो फोर्स का जो SI यूनिट क्या होता है, उनके ऑनर पे हमने न्यूटन बोला। न्यूटन को और क्या हम बोल सकते थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली SI यूनिट इनका क्या होता है, पास्कल का। ये बेसिकली पास्कल भी एक बहुत ही क्या बोल सकते हो, ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो उनको ऑनर करने के लिए हमने क्या किया, उनको सम्मान स्वरूप पास्कल हमने SI यूनिट बोल दिया। बाकी इसको यदि हम और तोड़े तो किस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और जो एरिया जो होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट और क्या होती है, और यदि आपके पास कुछ देर के लिए क्वेश्चन में कह दे कि लगने वाला प्रेशर जो है पास्कल में देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते वो प्रेशर नहीं है, ठीक है। उसको लिखने का दूसरा तरीका है, तो और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, प्रेशर।
तो आई होप ये समझ में आया होगा, और इसका मैं बेसिक बताना था, बाकी इन डेप्थ में तो हम रॉक मैकेनिक्स में कवर करेंगे ही जहां जहां पे ये यूज आने वाला है, पर यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट लगा तो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसा यूनिट पास्कल है, ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर जितनी भी हमें इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज लगी हमने यहाँ पे कवर कर ली, और आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आएंगी तो आप दोबारा देख सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंटेंट पूरे यूट्यूब गोल में आपको मिल जाएगा। पर हमें क्या है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू जितना भी इंपॉर्टेंट लगा वो हमने यहाँ पे बताया है। कई सारी चीजें हैं इसमें, बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, पर जो गेट से कनेक्ट करता है, जो माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच से, वो की बात करें तो वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है, और उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं, बाकी फिर अगले लेक्चर में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो यहीं पे एंड किया है सेशन को। चलिए, थैंक यू सो मच।